बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्शन पोटेंशियल को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट कैसे होता है। फिर इसके बाद एक्शन पोटेंशियल जनरेशन के बाद हम देखेंगे कि एक्शन पोटेंशियल जो है प्रोपोगेट कैसे करता है। फिर इसके बाद एक्शन पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ टर्म्स वगैरह देखेंगे, कुछ क्लिनिकल वगैरह देख लेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एक्शन पोटेंशियल होता क्या है। एक्शन पोटेंशियल बेसिकली होता है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस that travel along the membrane of excitable cells in which depolarization is followed by repolarization। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होती हैं जो कि एक्साइटेबल सेल होते हैं, उनकी मेम्ब्रेन पर ये ट्रैवल करती हैं और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनमें डीपोलराइजेशन इज़ फॉलोड बाय रीपोलराइजेशन। ये जो पूरी डेफिनेशन है, जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ेंगे उस डेफिनेशन को हम पूरा एक्सप्लेन कर देंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस क्या होती हैं और ये डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन कैसे फॉलो होती है। सारा कुछ हम जब हम टॉपिक आगे पढ़ते जाएंगे तो उसको डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले अभी देख लेते हैं एक्साइटेबल सेल क्या होती हैं। एक्साइटेबल सेल वो होती हैं जिन्हें हम कोई भी जब हम प्रॉपर कोई स्टिमुलस दें तो उस स्टिमुलस के नतीजे में वो क्या जनरेट करते हैं, एक्शन पोटेंशियल। और एक्साइटेबल सेल होते क्या कौन कौन से होते हैं, इनमें आ जाते हैं नर्व्स होती हैं या न्यूरॉन्स आप कह लें। फिर इसके अलावा जो कार्डियक सेल्स वगैरह होती हैं ये होते हैं एक्साइटेबल सेल। तो सारे के सारे जो सेल्स होते हैं उनमें एक्शन पोटेंशियल जो है वो नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एक्साइटेबल सेल जिनमें न्यूरॉन्स और कार्डियक सेल्स वगैरह होती हैं इनमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है। जबकि इससे पहले हमने पढ़ा था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो हर सेल की मेम्ब्रेन में होती है। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे होती है। अच्छा, सपोज हम करते हैं कि ये हमारा हैंड है। अच्छा, अब यहाँ पर इसकी स्किन में कोई रिसेप्टर है जो कि क्या है, न्यूरॉन है। ठीक है, अब न्यूरॉन है, हमने क्या किया, इस पॉइंट पे आके हमने क्या कर दिया है, हमने इस पॉइंट पे आके टच किया। अब इस टच के नतीजे में क्या मिला, स्टिमुलस। और इस स्टिमुलस के नतीजे में क्या हुआ, इस स्टिमुलस के नतीजे में हुआ यह है कि ये जो मेम्ब्रेन है इसकी मेम्ब्रेन में जो मौजूद मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल्स हैं वो ओपन हो गए हैं। अच्छा, पहले क्या है, जब स्टिमुलस के मिलने से पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो मेंटेन है। ठीक है, यानी कि सोडियम चैनल जो है वो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्लोज हैं और जो पोटेशियम लीकी चैनल है वो ओपन है और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -85 जो है वो मेंटेन है। अब हमने किया स्टिमुलस दिया जिसके नतीजे में क्या हो गया, इस स्टिमुलस के नतीजे में मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो गए। इन मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल के ओपन होने की वजह से कुछ स्मॉल अमाउंट है जो सोडियम है वो सेल के अंदर आई, जिसके नतीजे में जो पॉजिटिव आयन सेल के अंदर फ्लो करेंगे, जिसके नतीजे में जो इनसाइड जो नेगेटिविटी है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। और डिक्रीज़ होते होते सपोज ये जो है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जो है -70 मिली वोल्ट उसे टच कर देती है। तो स्टिमुलस अगर स्ट्रांग है तो क्या होगा, इसके नतीजे में जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होंगे, इसके नतीजे में इनफ अमाउंट ऑफ सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, जिसके नतीजे में जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है वो अचीव हो जाएगा। जैसे ही थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगी, उसके बाद क्या होता है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल स्टैब्लिश होने के बाद क्या होता है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ऊपर होते हैं। पहले कौन से हुए हैं, मैकेनिकल गेट, यानी कि मैकेनिकल सेंस के नतीजे में जो चैनल्स हैं सोडियम चैनल, वो मैकेनिकल सेंसिटिव सोडियम चैनल ओपन हुए हैं। जब थ्रेशोल्ड अचीव हुआ तो क्या हो गया, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो गए। अब इन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का आपको बताया था कि इनका क्या होता है, एक इनका होता है इनएक्टिवेटिंग गेट, एक होता है एक्टिवेटिंग गेट। जैसे ही थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अचीव होता है तो क्या होता है, ये जो इनएक्टिवेटिंग गेट है पहले क्या होता है, ओपन होता है, लेकिन ये बाद में क्या करता है, इसकी क्लोजिंग होना स्टार्ट होती है। जबकि जो एक्टिवेटिंग गेट है ये पहले होता है क्लोज, और ये पहले क्लोज होता है, ये ओपन होना शुरू कर देता है। ठीक है, ये ओपन होना स्टार्ट कर दिया इसने। ठीक है, और इसने क्या कर दिया, क्लोज होना स्टार्ट कर दिया। जब थ्रेशोल्ड अचीव होगी उसके नतीजे में वो टाइम आएगा जब ये दोनों गेट ओपन होंगे, उसके नतीजे में क्या होगा, सोडियम का इन्फ्लक्स आएगा। ठीक है, सोडियम के इन्फ्लक्स के नतीजे में जो इनसाइड में जो पोटेंशियल है वो -70 से भी लेस नेगेटिव होता जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली सोडियम जो है वो इनसाइड मूव कर रहा है। इसके नतीजे में लेस नेगेटिव होता समटाइम क्या होगा, 0 तक पहुंचेगा, 0 पोटेंशियल। उसके बाद इवन ये 0 से पॉजिटिव की तरफ भी पॉजिटिव वैल्यू तक भी चला जाता है। क्योंकि जब सोडियम चैनल ओपन होता है, सोडियम ने क्या, सोडियम चैनल के नतीजे में सोडियम ने अपना जो
इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है -60 वाला, वो मेंटेन करने की कोशिश करनी है। लेकिन ये जो -60 है वो तो अचीव होगा नहीं, क्योंकि होता ही है कि इनएक्टिवेटिंग गेट जो है उसने क्लोज ना स्टार्ट कर दिया वो इससे पहले कि -60 अचीव हो। ये माइनस सपोज ये को +60 ये +5 तक ही होगा, तो क्या होगा, इनएक्टिवेटिंग गेट क्लोज हो जाएगा, जिसके नतीजे में फर्दर जो है सोडियम आयन डिफ्यूज़ नहीं हो सकेंगे। एट द सेम टाइम अब क्या हुआ कि थ्रेशोल्ड अचीव हुआ, एक्शन पोटेंशियल थ्रेशोल्ड अचीव हुआ, उसके बाद सोडियम गेटेड वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुए, सोडियम का इनफ्लक्स आया, जिसके नतीजे में जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो पहले 0 तक पहुंचा, फिर 0 से थोड़ा बहुत पॉजिटिव होगा। इसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन, यानी कि सोडियम के इनफ्लक्स के नतीजे में क्या हो गया, सोडियम के इनफ्लक्स के नतीजे में डीपोलराइजेशन अचीव हो गई। अच्छा, अब डीपोलराइजेशन अचीव होगी और उसके बाद हमने क्या देख लिया कि जो इनएक्टिवेटिंग गेट है सोडियम चैनल का वो क्लोज हो चुका है और इनसाइड क्या डीपोलराइजेशन स्टैब्लिश हो चुकी है। फिर क्या होगा, इसके बाद आएगा रोल वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल का। अब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल तो वो उनका इनएक्टिवेटिंग गेट क्लोज हो गया, अब वो काम करना छोड़ देंगे। एट द सेम टाइम कौन से गेट ओपन हो गया, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। अब पोटेशियम चैनल जब ओपन है तो पोटेशियम की कंसेंट्रेशन इनसाइड ज़्यादा होती है, इसलिए पोटेशियम का क्या होगा, इफ्लक्स होगा। पोटेशियम चैनल इनसाइड द सेल से आउटसाइड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो एज रिजल्ट जो इनसाइड जो पॉजिटिव चार्ज स्टैब्लिश हुआ है वो कम होना शुरू हो जाएगा। इनसाइड क्या होगा, इनसाइड अगेन इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इस्टेब्लिश होना शुरू कर देगी और क्या होगा, ज़ीरो से कम होता होता फाइनली जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वहाँ तक ये पहुँच जाएगा। इवन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से भी मोर नेगेटिव हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। फिर इसके बाद वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल पोटेशियम चैनल है वो क्लोज हो जाएंगी और अगेन जो लीकी चैनल है उनके थ्रू जो पोटेशियम है उसका कुछ फ्लक्स होगा और उसके बाद जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो स्टेब्लिश हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होगा। अब इस एक्शन पोटेंशियल को जो अभी हमने सारा पढ़ा है इसको हम थोड़ा ग्राफिकली ड्रा कर लेते हैं किस तरीके से सारा कुछ हुआ है। सपोज ये है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो कि -85 मिली वोल्ट है और ये आ गया थ्रेशोल्ड जो कि -70 सपोज हम कर लेते हैं, ये 0 आ गया और ऊपर +5 मिली वोल्ट आ गया। अच्छा, हुआ क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन है, स्टिमुलस आया, हमने टच किया, जिसके नतीजे में वोल्टेज गेटेड मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुए और क्या होगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थ्रेशोल्ड तक पहुंच गया। ठीक है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो वोल्टेज अचीव हुआ ये किसकी वजह से ये हुआ है, मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल की बात। अब इसके बाद थ्रेशोल्ड अचीव हुआ, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन है, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल डीपोलराइजेशन होती है, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अब ये जो लाइन हम ड्रा करते हैं इसे हम कहते हैं डीपोलराइजेशन, जो क्यों हो रही है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की वजह से। फिर इसके बाद क्या हुआ, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्लोज हो गए, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन हुए, जिसकी वजह से क्या होती है, रीपोलराइजेशन। ठीक है, ये क्या हो रही है, रीपोलराइजेशन, और ये क्यों हो रही है, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल की वजह से। इवन समटाइम मैंने आपको बताया कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इससे भी क्रॉस कर जाती है और इसको हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। फिर इसके बाद लीकी चैनल ओपन होती है पोटेशियम, जिसकी वजह से ये दोबारा अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन कर लेती है। इसको हम क्या करेंगे, हाइपर पोलराइजेशन। अच्छा, और इसे हम कहते हैं फेज़ 1, इसे फेज़ 2, इसे फेज़ 3 और इसे फेज़ 4। यानी कि जो डीपोलराइजेशन है उसे हम कहते हैं फेज़ 2 और रीपोलराइजेशन को हम कहते हैं फेज़ 3 और हाइपर पोलराइजेशन को हम कहते हैं फेज़ 4। और ये जो थ्रेशोल्ड अचीव है इसे हम कहते हैं फेज़ 1। और थ्रेशोल्ड क्यों अचीव है, क्योंकि मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुए हैं और जो डीपोलराइजेशन है वो किस पर डिपेंड कर रही है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल पे। रीपोलराइजेशन डिपेंड कर रही है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल पे। और हाइपर पोलराइजेशन जो क्या है वो इनकी डिले, जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल है इनकी डिले क्लोजिंग की वजह से हुई है, क्योंकि ये थोड़ा बाद में क्लोज है, जिसकी वजह से पोटेशियम का फ्लैक्स थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अच्छा, अभी तक हमने देख लिया कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट कैसे करता है। अब एक्शन पोटेंशियल ये सपोज हमारा कोई न्यूरॉन है,
यहाँ पे आके स्टिमुलस मिला, अभी स्टिमुलस मिला और यहाँ पे तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। अब इस एक्शन पोटेंशियल ने अलॉन्ग द जो पूरा सेल है इसके अलॉन्ग इसने ट्रैवल करना, इन्फॉर्मेशन को उसने फाइनली कहाँ तक लेके जाना है, CNS तक। अब हमने ये देखना है कि चलो यहाँ पर तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, ठीक है। अब इसने एक्शन पोटेंशियल ने सेल के जो मेम्ब्रेन है उसके अलॉन्ग ये ट्रैवल कैसे करेगा। होता यह है कि जब एक पॉइंट पे क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, डीपोलराइजेशन होती है, जिसके नतीजे में क्या होता है, सोडियम का होता है इन्फ्लक्स, ठीक है। अब सोडियम का इन्फ्लक्स है, ड्यूरिंग इन्फ्लक्स सोडियम क्या करती हैं, ये कुछ सोडियम जो है वो सराउंडिंग में भी मूव कर देती हैं। सराउंडिंग में मूव करके ये क्या करती हैं कि जो सराउंडिंग में जो मेम्ब्रेन है उसका जो पोटेंशियल है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से इंक्रीज़ करके थ्रेशोल्ड तक ले जाती है। अब सराउंडिंग में जो मेम्ब्रेन है उसमें भी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अचीव होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे भी क्या होगा, जनरेट हो गया। अब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो, यहाँ पे भी डिपोलराइजेशन हुई, कुछ सोडियम आयनों ने क्या किया, उन्होंने जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें भी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अचीव करवाया। जब थ्रेशोल्ड अचीव हुआ, वोल्टेज घटी, सोडियम चैनल ओपन हो गए, सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, अगेन यहाँ पर भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। लेकिन हुआ क्या है कि पहले एक पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है। यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट पॉइंट पे क्या जनरेट हुआ, डीपोलराइजेशन, ठीक है। डीपोलराइजेशन जनरेट हुई, सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, उन सोडियम के इन्फ्लक्स ने क्या करा दिया, यहाँ पे आके भी क्या करवा दी, डीपोलराइजेशन, ठीक है। अब जब यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, रीपोलराइजेशन हो जाएगी अगेन। अब यहाँ पे डीपोलराइजेशन है, इसने क्या करवा दिया, यहाँ पे भी क्या करवा दिया, डीपोलराइजेशन, लेकिन यहाँ पे अब क्या हो गई, रीपोलराइजेशन। तो इस तरीके से जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उसमें हमने कहा था क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होती हैं जो कि मेम्ब्रेन के अलॉन्ग ट्रैवल करती है ऑफ एक्साइटेबल सेल इन विच डीपोलराइजेशन इज फॉलोड बाय रीपोलराइजेशन। तो इस तरीके से डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन फॉलो होती है, रीपोलराइजेशन होती जाती है। और क्या होता है, सेल की जो पूरा सेल है इसकी मेम्ब्रेन के अलॉन्ग जो एक्शन पोटेंशियल है वो यहाँ पर कह लें कुछ सिग्नल है वो ट्रैवल करता जाता है। अब ये तो एक सेल की मेम्ब्रेन के अलॉन्ग ट्रैवल करेगा। अब सपोज यहाँ पे एक सेल है, ये एक सेल यहाँ पे खत्म हो गया, अब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट सेल। तो एक सेल से दूसरे सेल तक जो पोटेंशियल है वो सिग्नल किस तरीके से ट्रांसफर होगा, इसमें इन्वॉल्व होता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन का कंसेप्ट, जो कि हमारा एक सेपरेट टॉपिक है, हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए बताता हूँ कि जैसे एक्शन पोटेंशियल इस मेम्ब्रेन की एक सेल की मेम्ब्रेन की एंड तक पहुँचता है तो यहाँ पे होती हैं न्यूरोट्रांसमीटर, वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होती हैं इस गैप में, और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होकर जो नेक्स्ट सेल है उस पर होती हैं इन न्यूरोट्रांसमीटर के लिए रिसेप्टर, और जो न्यूरोट्रांसमीटर इन रिसेप्टर के साथ बाइंड करती हैं, जिसके बाद क्या होती है, लिगेंड ऑपरेटेड चैनल जो हैं वो ओपन होती हैं, और इनके नतीजे में सोडियम या फिर जो पोटाशियम आयन है वो इनसाइड सेल मूव करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिस्टर्ब होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की तरफ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इन सोडियम या कैल्शियम आयन के मूवमेंट की वजह से क्या होता है, थ्रेशोल्ड जो है वो अचीव हो जाती है, जिसकी वजह से थ्रेशोल्ड अचीव होती है, वही दोबारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, सो डीपोलराइजेशन होती है, रीपोलराइजेशन होती है। तो इस तरीके से अगेन वो डीपोलराइजेशन फॉलो होते होते एक पूरे जो नेक्स्ट सेल है उसकी मेम्ब्रेन में ट्रैवल करेगी, फिर नेक्स्ट सेल से न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू नेक्स्ट सेल में इंफॉर्मेशन जाएगी, और इस तरीके से होते होते जो हमारा CNS है वहाँ तक इंफॉर्मेशन पहुँच जाएगी। अभी हमने देखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस क्या हैं। अच्छा, इससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि जो सोडियम पोटाशियम पंप है उसका साथ हम रोल देख लेते हैं कि इस सारे प्रोसेस में जो रोल ऑफ सोडियम पोटाशियम पंप वो क्या है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, जो भी मेम्ब्रेन है इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, एक आ रही हैं इलेक्ट्रिकल चेंजेस, दूसरी आ रही हैं केमिकल चेंजेस। अच्छा, इलेक्ट्रिकल चेंजेस क्या है, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन जनरेट हो रही है, ये आ गई इलेक्ट्रिकल चेंजेस। अब केमिकल चेंजेस क्या हो रही है, केमिकल चेंजेस हो रही हैं क्योंकि एक्शन पोटेंशियल के दौरान क्या हो रहा है कि सम अमाउंट ऑफ सोडियम इनसाइड द सेल आ रही है और सम अमाउंट ऑफ पोटेशियम जो है वो आउटसाइड द सेल जा रही है, जी आ रही है केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल के दौरान इलेक्ट्रिकल चेंजेस तो यह कि डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन जनरेट हो रही है, जबकि केमिकल चेंजेस क्या है कि ड्यूरिंग ईच एक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, सम अमाउंट ऑफ सोडियम इज कमिंग इनसाइड द सेल एंड सम अमाउंट ऑफ पोटेशियम इज लीविंग द सेल। जबकि
हमने क्या करना था, हमने इनसाइड द सेल पोटाशियम को स्टैब्लिश करना था, जबकि आउटसाइड द सेल सोडियम को स्टैब्लिश करना। ये इसके अगेंस्ट हो रहा है। अब यहाँ पे आएगा सोडियम पोटाशियम पंप का चेंजेस का रोल। सोडियम पोटाशियम पंप क्या कहेंगे कि एक्शन पोटाशियम गलती में जो भी सोडियम इनसाइड आई है और जो भी पोटाशियम आउटसाइड गई है, इन्हें रिवर्स कर देगा। यानी कि सोडियम पोटाशियम पंप वर्क करेगा और अगेन ये क्या करेगा, 3 सोडियम को आउटसाइड मूव करेगा, 2 पोटाशियम को इनसाइड मूव करेगा। तो इसकी वजह से जो भी एक्शन पोटेंशियल की नतीजे में चेंजेस आएगी, उन्हें ये सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो करेक्ट कर देता है। अब इसी के नतीजे में होता क्या है कि इसी वजह से कि जो एक मेम्ब्रेन है वहाँ से थाउजेंड्स ऑफ या इससे भी ज़्यादा जो एक्शन पोटेंशियल है वो ट्रैवल कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये जो इनसाइड जो पोटाशियम की कंसनट्रेशन है वो डिस्टर्ब हो जाए, यानी कि सोडियम अगर पोटाशियम इस बहुत ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल होती रहती हैं और हमारे पास सोडियम पोटाशियम पंप सपोज ये वर्क नहीं करेगा, इसके नतीजे में क्या होगा, इनसाइड जो है सोडियम जो है वो उसकी जो कंसनट्रेशन है वो तो सेल के इनसाइड में वो तो ड्रॉप हो जाएगी। अच्छा, और आउटसाइड में जो सोडियम है उसकी कंसनट्रेशन ड्रॉप हो रही है, क्योंकि सोडियम इनसाइड आ रहा है और पोटाशियम आउटसाइड जा रहा है, और हमारे पास सोडियम पोटाशियम पंप नहीं है इन्हें ठीक करने के लिए। तो एज रिजल्ट क्या होगा, जो एक्शन पोटेंशियल के नतीजे में सोडियम का इन्फ्लक्स है वो नहीं होगा, क्योंकि सोडियम का इन्फ्लक्स इस बात पर डिपेंड करता है कि बाहर जो है वो सोडियम जो है हायर कंसनट्रेशन के में हो। तो इस तरीके से अगर सोडियम पोटाशियम पंप नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा जो एक्शन पोटेंशियल है वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो सोडियम पोटाशियम पंप क्या करता है कि जो भी केमिकल चेंजेस आ रही होती हैं मेम्ब्रेन में ड्यू टू एक्शन पोटेंशियल उन्हें करेक्ट कर देता है। तो ये आ गया सोडियम पोटाशियम पंप का वर्क। अच्छा, इसके बाद मैंने कुछ 1-2 टर्म है वो डिस्कस करनी है। इनमें जो 2 टर्म है वो एक ये है कि लोकल पोटेंशियल में क्या डिफरेंस, लोकल पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, लोकल पोटेंशियल क्या होता है, जब भी हम कोई क्या करते हैं, स्टिमुलस देते हैं। जब भी हम कोई स्टिमुलस देते हैं इसके नतीजे में क्या होता है, लोकल पोटेंशियल जनरेट होता है। क्योंकि स्टिमुलस के नतीजे में क्या होगा, मैकेनिकल गेटेड चैनल ओपन होंगे जिसके नतीजे में कोई जो सोडियम आयन है वो इनसाइड मूव करेगा, तो उसके नतीजे में क्या जनरेट हो रहा है, लोकल पोटेंशियल। अच्छा, अब अगर ये लोकल पोटेंशियल स्ट्रांग इनफ है, यानी कि कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ है, तो क्या होगा, लोकल पोटेंशियल रीच कर जाएगा किस तक, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक। जब ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक रीच कर देगा तो उसके बाद क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। तो इस तरीके से हमने इस लोकल पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल में डिफरेंस देखना है। कंसेप्ट तो आपको समझ आ कि लोकल पोटेंशियल क्या होता है, लोकल पोटेंशियल स्टिमुलस के नतीजे में जो आयंस वगैरह मूव आते हैं, तो इसके नतीजे में जो मेम्ब्रेन के पोटेंशियल में चेंज आती है इसे कहते हैं लोकल पोटेंशियल। और अगर ये लोकल पोटेंशियल थ्रेशोल्ड तक रीच कर जाए उसके बाद क्या होता है, जनरेट एक्शन पोटेंशियल। अब इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, वो क्या है, एक तो यह कि लोकल पोटेंशियल जो है वो प्रोपोगेट नहीं करता, यानी कि लोकल पोटेंशियल ट्रैवल नहीं करता। ट्रैवल कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ एक्शन पोटेंशियल। एक तो इनमें ये डिफरेंस आ गया, ठीक है। दूसरा इनमें ये है कि जो लोकल पोटेंशियल होता है वो ग्रेडेड होता है, यानी कि उससे हम ग्रेड कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई स्टिमुलस कोई स्ट्रांग नहीं है तो क्या होगा, जो लोकल पोटेंशियल है वो वीक जनरेट होगा, ठीक है। अगर स्टिमुलस स्ट्रांग है तो लोकल पोटेंशियल क्या होगा, स्ट्रांग जनरेट होगा। तो इस तरीके से हम इसे इसकी ग्रेडिंग कर सकते हैं। जबकि एक्शन पोटेंशियल क्या है, उसकी हम ग्रेडिंग नहीं कर सकते। उसके 2 ही चांस है, यहाँ तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, यहाँ पे जनरेट नहीं होगा। इसका ऑल और नॉन रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। यहाँ तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा या बिल्कुल नहीं होगा। चाहे जितना मर्जी स्ट्रांग स्टिमुलस हो, जो एक्शन पोटेंशियल की जो एम्पलीट्यूड है वो सेम होगा। यानी कि हम जितना मर्जी, ये हमारा एक्शन पोटेंशियल स्कोर, ठीक है, ये इसकी एम्पलीट्यूड है। अब जितना मर्जी हम स्ट्रांग स्टिमुलस दे लें, एक्शन पोटेंशियल का स्टिमुलस बिल्कुल उतना ही सेम ही रहेगा। एक्शन पोटेंशियल का स्टिमुलस जो है उसमें चेंज नहीं आती, तो जो एक्शन पोटेंशियल है वो ग्रेडेड नहीं होता। अब डिफरेंस ये था कि सपोज हमने कोई स्ट्रांग स्टिमुलस अप्लाई किया, यानी कि हमने जो फिंगर है एक दफ़ा उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग टच किया, ठीक है। इसके नतीजे में क्या होगा, जो एक्शन पोटेंशियल का एम्पलीट्यूड है वो सेम रहेगा। लेकिन होता क्या है कि जब हम स्ट्रांग स्टिमुलस देते हैं तो उसके नतीजे में जो एक्शन पोटेंशियल है इनकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। एक्शन पोटेंशियल स्ट्रांग स्टिमुलस के नतीजे में एक्शन पोटेंशियल की जो फ्रिक्वेंसी है वो चेंज होती है, लेकिन जिसका एम्पलीट्यूड है वो बिल्कुल सेम रहता है। तो ये डिफरेंस आ गया, ये ग्रेडेड है, ये ग्रेडेड नहीं होता। फिर इसके अलावा जो लोकल पोटेंशियल है वो प्रॉपर्टी शो करता है समेशन की। अब इस समेशन का मतलब ये है कि सपोज ये हमारा क्या है, थ्रेशोल्ड, ये हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब यहाँ पे हमने स्टिमुलस दिया, जिसका हमने स्टिमुलस दिया जिसके नतीजे में लोकल पोटेंशियल जनरेट हुआ। अब ये लोकल पोटेंशियल इससे पहले कि ये डाई आउट कर दिए ख़त्म हो जाए, हमने साथ ही सेकंड स्टिमुलस दे दिया, तो सेकंड स्टिमुलस क्या होगा, वो उसके साथ ऐड हो जाएगा और लोकल पोटेंशियल को फर्दर इंक्रीज़ कर देगा। अच्छा, अब फिर हमने इससे पहले ये डाई आउट हो जाए, हमने एक और स्टिमुलस दिया,
इन्होंने मिलकर क्या कर दिया, थ्रेशोल्ड तक पहुंच गए। जब कि जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो समेशन शो नहीं करता। अब ये एक्शन पोटेंशियल है, अब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, तो इसके दौरान हम सेकंड एक्शन पोटेंशियल हम जनरेट नहीं कर सकते, यहाँ जो एक्शन पोटेंशियल एक साथ फर्दर ऐड नहीं होता, तो ये समेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करता। तो ये लोकल पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल के दरमियान में आ गया डिफरेंस। फिर इसके बाद हमने एक और देखना है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या डिफरेंस होता है। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और दूसरा कौन सा, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। अच्छा, इन दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं एक्शन पोटेंशियल। अच्छा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड वो पीरियड होता है कि इस पीरियड के दौरान जो है ये एक्शन पोटेंशियल हमारा जनरेट हो गया। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड वो पीरियड है कि ड्यूरिंग दैट पीरियड हम जितना मर्जी स्ट्रांग स्टिमुलस दे लें, हम सेकंड एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं कर सकते। इससे ड्यूरिंग दिस पीरियड होता ही है कि जितना मर्जी आप स्ट्रांग स्टिमुलस दे ले, हमने दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर ही सकते। इससे जब तक वो एक्शन पोटेंशियल ख़त्म नहीं होगा, दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड है, ये स्टार्ट होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, ये जब डीपोलराइजेशन स्टार्ट होती है तब ये स्टार्ट होता है वो अर्ली पीरियड ऑफ रीपोलराइजेशन तक। ये रीपोलराइजेशन वाला कर्व है ना, अर्ली पीरियड ऑफ रीपोलराइजेशन तक कौन सा पीरियड होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। इस पीरियड के दौरान हम जितना मर्जी पावरफुल स्टिमुलस दे लें, हम सेकंड एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकते। इसकी रीज़न ये होती है क्योंकि इस पीरियड के दौरान क्या होगा, जो सोडियम चैनल होते हैं, वोल्टेज ग्रेडिएंट सोडियम चैनल, वो इनएक्टिवेटेड स्टेट में ट्रैप्ड हो चुका है। क्योंकि जब थ्रेशोल्ड अचीव होता है क्या होता है, इनएक्टिवेटिंग गेट जो है क्लोज होना स्टार्ट करता है। अब इसके नतीजे में अब इस पीरियड में क्या हो रहा है कि जो सोडियम चैनल है वो इनएक्टिवेटेड गेट इनका जो है वो क्लोज हो चुका है। अब जब इनका इनएक्टिवेटेड गेट जो है वो क्लोज हो चुका है, तो हम जितना मर्जी पावरफुल स्टिमुलस देते रहे, सोडियम की जो इन्फ्लक्स है वो होगा ही नहीं। इसकी वजह से जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड है, उस पीरियड के दौरान हम सेकंड एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकते। फिर इसके बाद एक और जो टर्म है वो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड वो पीरियड होता है कि जिसके दौरान हम नॉर्मल स्टिमुलस दें तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, लेकिन अगर हम बहुत पावरफुल स्टिमुलस देंगे तो हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं सेकंड एक्शन पोटेंशियल। और ये स्टार्ट होता है बेसिकली जो लेट रीपोलराइजेशन जो हाइपर पोलराइजेशन वाला जो फेस है, इसके दौरान क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। क्योंकि इसके दौरान हुआ क्या है कि अब सपोज ये हाइपर पोलराइजेशन क्या है, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो फर्दर जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है उससे फर्दर दूर हो गया है। तो इसकी वजह से रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड के दौरान हम एक्शन पोटेंशियल तो जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें बहुत पावरफुल स्टिमुलस चाहिए। तो ये मेन डिफरेंस होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हम एक्शन पोटेंशियल हमने जनरेट किया हुआ है, इसकी जो वेलोसिटी है, वो जो ट्रैवलिंग स्पीड है इस एक्शन पोटेंशियल की, वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। वो एक तो डिपेंड करती है जो भी नर्व है जिसके अलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल कर रहा है, उसका डायामीटर क्या है। ठीक है, अगर तो डायामीटर इंक्रीज़ होगा तो वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और दूसरी जो चीज़ जिस पर डिपेंड करती है वो होती है माइलिनेशन ऑफ नर्व। अच्छा, अब माइलिनेशन का मतलब यह है कि सपोज ये हमारी जो नर्व आ गई, जो पेरिफेरल हमारी जो नर्व होती है उनकी जो माइलिनेशन होती है वो करता है श्वान सेल, या कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स हैं उनकी माइलिनेशन करता है ओलिगो डेंड्रोसाइट्स उनकी करते हैं। अच्छा, सपोज हमारी को आगे पेरिफेरल नर्व है। अब श्वान सेल क्या करते हैं, ये इनमें एक्सेस अमाउंट में क्या होती है, लिपिड्स। अब इसलिए जो श्वान सेल क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, नॉन कनेक्ट होते हैं। अब श्वान सेल क्या करती हैं, ये सपोज हमारी को नर्व आ गई। अब श्वान सेल क्या करते हैं, ये इस नर्व के इर्द गिर्द इस तरह कंसेंट्रिक क्या कर देंगे, रिंग बना देंगे। तो इस तरीके से जो इंसुलेटर वाल आप कह लें वो बना देंगे। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि ये जो मेम्ब्रेन है, ये जिस एरिया में श्वान सेल ने इसे रैप किया हो गया, वहाँ से कि वापस क्या होगी, इसकी माइलिनेशन होगी और ये क्या है,
इंसुलेटेड है, यहाँ से सिग्नल जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकता। अच्छा, ये जो श्वान सेल है वो एक श्वान सेल 1 to 2 मिलीमीटर ऑफ नर्व को ही कवर करता है। सपोज ये हमारा 1 to 2 मिलीमीटर आ गया, यहाँ पे श्वान सेल में क्या कर देगा, कंसेंट्रिक रिंग बना दी, इसके दरमियान में फिर कुछ गैप छोड़ेंगे, फिर इसके बाद कंसेंट्रिक रिंग इसने बना दी। अब ये जो श्वान सेल के दरमियान में जो गैप बचा है इसे हम कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर। अब होता है, अब इस चीज़ का फ़ायदा क्या हुआ है, अब माइलिनेशन की वजह से जो एक्शन पोटेंशियल है उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है। होती किस तरह है, क्योंकि ये जो नोड ऑफ रैनवियर है इसमें जो सोडियम वोल्टेज ग्रेडिएंट सोडियम और पोटेशियम चैनल है, ये एक तो ये है कि इनमें एक्सेसिव क्वांटिटी में होती हैं। अच्छा, जबकि यहाँ से तो सिग्नल ट्रैवल नहीं हो सकता। होता क्या है, सपोज यहाँ पे एक आया सिग्नल जिसके अंत में क्या हुआ, वोल्टेज ग्रेडिएंट सोडियम चैनल ओपन हुए, डिपोलराइजेशन वोल्टेज ग्रेडिएंट पोटेशियम चैनल ओपन हुए, रिपोलराइजेशन हुआ। अब सिग्नल ने यहाँ पर तो सिग्नल जो है वो पहुँच चुका है। अब इस सिग्नल आगे ट्रैवल करता है, यहाँ पे क्या आ गया, इंसुलेशन। इसकी वजह से क्या होगा, जो सोडियम चैनल जो सोडियम चैनल डिपोलराइजेशन के अंत में एंटर हुए हैं, अब वो यहाँ से तो गुजर नहीं सकते। वो क्या करेंगे, वो इस नर्व इनसाइड से ट्रैवल करेंगे, यहाँ पे पहुँच के जो ये वाला जो नोड ऑफ रैनवियर का एरिया है, यहाँ पे जाकर क्या करेंगे, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अचीव करेंगे और इसके बाद क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। अब फिर इसके बाद यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। अब यहाँ से फिर ये ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचेगा और यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट। अब इसकी वजह से क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल जंप कर रहा है वन एरिया से दूसरे एरिया, वन नोड ऑफ रैनवियर से दूसरे नोड ऑफ रैनवियर तक ये एक्शन पोटेंशियल क्या कर जंप कर रहा है। तो इसके नतीजे में स्पीड इस तरीके से इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हमें पूरी जो मेम्ब्रेन है उसके अलावा हमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना नहीं पड़ रहे, हमें स्पेसिफिक एरिया तक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक्शन पोटेंशियल एक एरिया से दूसरी एरिया पर जंप करता जा रहा है और तेज़ी के साथ क्या करता जा रहा है, ट्रैवल करता जा रहा है। तो जो वेल माइलिनेटेड अगर नर्व होंगी, वहाँ से जो सिग्नल क्या है वो तेज़ी से गुजरता है बनस्पत दूसरी जो नर्व हैं जिनकी माइलिनेशन पुअर होती हैं। अच्छा, तो ये इसका फ़ायदा हो गया माइलिनेशन का। उसके नतीजे में क्या हो गया, जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होगी। अब इस माइलिनेशन से रिलेटेड एक दो क्लिनिकल डिस्कस कर लेते हैं कि सम टाइम कुछ बीमारियां होती हैं जिनके नतीजे में जो माइलिनेशन है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। अब इनमें से एक है गियाम-बारे सिंड्रोम। गियाम-बारे सिंड्रोम, अब गियाम-बारे सिंड्रोम में क्या होता है कि जो हमारी नर्व है, जो पेरिफेरल नर्व्स हैं, जिनकी माइलिनेशन कौन कर रहा है, श्वान सेल, ठीक है। अब ये जो माइलिनेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से जो सिग्नल क्या है, इन नर्व में जो सिग्नल है वो तेज़ी से पहुंच नहीं सकता सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और इसी वजह से हम डेथ भी हो सकते हैं, क्योंकि जो रिस्पायरेटरी नर्व्स हैं अगर उनकी डीमाइलिनेशन होगी तो जो रिस्पायरेटरी सिग्नल है वो प्रॉपर पहुंच नहीं सकेंगे, जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। फिर इस तरीके से मल्टीपल जो स्क्लेरोसिस है उसमें क्या होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता ये है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स वगैरह उनकी डीमाइलिनेशन हो जाती है। तो इस तरीके से जो डीमाइलिनेशन उसके नतीजे में क्या होगा, जो सिग्नल की जो ट्रैवलिंग है वो स्टॉप हो जाती है। गियाम-बारे सिंड्रोम में जो पेरिफेरल नर्व है वो इफेक्ट हो रही है, जबकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में कौन से नर्व इफेक्ट हो रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नर्व्स जो है वो इफेक्ट हो रही है। तो उसके साथ ही हम अपना जो टॉपिक है एक्शन पोटेंशियल उसे क्लोज करते हैं, लेकिन इससे पहले हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। एक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन आप तो समझ आ गई होगी कि इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल चेंजेस हैं जो कि एक्साइटेबल सेल की मेम्ब्रेन के अलॉन्ग ट्रैवल करते हैं, इन विच डीपोलराइजेशन इज फॉलोड बाय रिपोलराइजेशन। एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है, स्टिमुलस के अंदर मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल ओपन होती हैं, सोडियम का इन्फ्लक्स होता है थोड़ा बहुत, जिसकी वजह से थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होती है, और इसके बाद क्या होता है कि सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, जिसके नतीजे में मेम्ब्रेन की क्या होती है, डीपोलराइजेशन हो जाती है, और डीपोलराइजेशन के बाद क्या होता है, इनएक्टिवेटिंग गेट इसका क्लोज हो जाता है। अब डीपोलराइजेशन के बाद वर्क आ जाता है इसका पोटाशियम जो चैनल है उनका। अब पोटाशियम चैनल फिर इसके जब सोडियम डीपोलराइजेशन हो चुकी है, सोडियम चैनल क्लोज हो चुके हैं, जो वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल ओपन होंगे, पोटाशियम का फ्लक्स होगा, रिपोलराइजेशन हो जाएगी। अच्छा, फिर इसके बाद रिपोलराइजेशन के साथ समटाइम क्या होती है, हाइपर रिपोलराइजेशन भी हो जाती है। फिर इसके बाद हमने देखा कि सिग्नल जो है प्रोपोगेट कैसे करते हैं। एक जगह पे जब डीपोलराइजेशन हो रही है तो क्या करता है, जो सोडियम चैनल है वो सराउंडिंग मेम्ब्रेन में भी क्या करते हैं, थोड़ा बहुत मूव कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है वो भी अचीव हो जाता है, और यहाँ पे क्या फिर इसके बाद एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाती है। फिर इसके बाद अब पहला जो एरिया यहाँ पे रिपोलराइजेशन हो गया, जबकि नेक्स्ट एरिया में क्या होगा, डीपोलराइजेशन हो गया। जो अब ये जो डीपोलराइजेशन वाले सोडियम चैनल है ये अगेन डीपोलराइजेशन करवा देंगे नेक्स्ट एरिया में, जबकि यहाँ पे दोबारा आप क्या होगी, रिपोलराइजेशन। तो इस तरीके से डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन का जो वेव है वो ट्रैवल करती जाएगी।
फिर इसके बाद एक सेल से दूसरे सेल में क्या होता है कि एक सेल में सेल से दूसरे सेल में सिग्नल तरीके से ट्रैवल इस तरह करता है क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का कंसेप्ट इन्वॉल्व है, जिसको फर्दर डिटेल से स्टडी करेंगे, लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल तक जो एक्शन पोटेंशियल है वो ट्रैवल कर देता है। फिर इसके बाद हमने देखा रोल ऑफ सोडियम पोटेशियम चैनल। सोडियम पोटेशियम चैनल क्या करते हैं कि जो केमिकल चेंजेस आ रही हैं इस एक्शन पोटेशियम के अंदर, यानी कि इनसाइड कोई लिटिल बिट सोडियम आ रहा है और जो पोटेशियम है उसका फ्लक्स हो रहा है, इसे करेक्ट करता है सोडियम पोटेशियम जो चैनल है वो इसे करेक्ट करता है। फिर इसके बाद हमने देखा कि लोकल पोटेंशियल क्या होता है और एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। लोकल पोटेंशियल क्या होता है, जब भी स्टिमुलस हम देते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, एक्चुअली लोकल पोटेंशियल जनरेट होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। फिर इसके बाद अगर ये थ्रेशोल्ड अचीव कर जाए तो उसके बाद क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। डिफरेंस क्या है, ये प्रोपोगेट नहीं करता, ये प्रोपोगेट करता है, ये ग्रेडेड है, इसे हम ग्रेड नहीं कर सकते, इसका जो एप्लीट्यूड है हमेशा सेम रहेगा। फिर इसके बाद लोकल पोटेंशियल समेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, जबकि ये एक्शन पोटेंशियल समेशन की प्रॉपर्टी जो है शो नहीं करता। फिर इसके बाद हमने देखा एब्सोल्यूट इफेक्टिव पीरियड और रिलेटिव इफेक्टिव पीरियड में डिफरेंस। इनमें डिफरेंस ये है कि एब्सोल्यूट इफेक्टिव पीरियड के दौरान हम एक्शन पोटेंशियल सेकंड जनरेट कर ही नहीं सकते, चाहे जो मर्जी हम कर लें, और ये एक्सटेंड करता है स्टार्ट ऑफ डीपोलराइजेशन से अर्ली फेज ऑफ डीपोलराइजेशन तक। फिर इसके बाद रिलेटिव इफेक्टिव पीरियड इसके में अगर स्ट्रॉन्ग पावरफुल स्टिमुलस हो तो सेकंड एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम लेट फेज ऑफ रिपोलराइजेशन टू हाइपर पोलराइजेशन तक। फिर इसके बाद जो एक्शन पोटेंशियल की वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है डायमीटर ऑफ नर्व, दूसरी डिपेंड करती है माइलिनेशन पे। अगर डायमीटर इंक्रीज है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, अगर माइलिनेशन वेल है तो बी क्या जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी। अब माइलिनेशन में हमने देखा क्या होता है, श्वान सेल वो रैप कर लेते हैं पेरिफेरल नर्व्स को दरमियान में, जो श्वान सेल के दरमियान में जो एरिया हम करते हैं नोड ऑफ रनवार, उस तरीके से जो सिग्नल है वो नोड टू नोड जंप करता जाता है, जिसके अंदर में स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। फिर इसके बाद हमने कंसेप्ट देख लिया कि कुछ गियाम-बारी सिंड्रोम आ गया, उसमें क्या होता है जो पेरिफेरल नर्व है उनकी माइलिनेशन डिस्ट्रॉय होती है। फिर उसके बाद मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो नर्व है उनकी माइलिनेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके नतीजे में जो सिग्नल का जो प्रोसेस है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। उसके साथ ही हमारा जो टॉपिक है ये आज का क्लोज हुआ।